ये कहानी एंजो नाम के एक मुसव्विर की है, जो अपनी मसरूफ जिंदगी के बावजूद जब भी उसे फुर्सत मिलती है तो वो बच्चों को कराटे सिखाता है। एंजो एक खामोश तबा मगर गहरी सोच रखने वाला इंसान है, जो जिंदगी को अपने अंदाज में देखता और समझता है। एक शाम जब वो अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में बस स्टैंड पर रुककर एक सिगरेट जलाता है। अभी उसने सिगरेट को सुलगाया ही होता है कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजरती है और सड़क पर जमा पानी का एक जबरदस्त छींटा एंजो पर मार देती है। पानी लगते ही उसकी सिगरेट बुझ जाती है। ये हरकत एंजो को बेहद गुस्से में मुब्तला कर देती है। वो झुंझलाकर बुझी हुई सिगरेट को फेंक देता है और सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगता है। वो सिगरेट पानी के बहाव के साथ बहती हुई सीधी रिवर बैंक के सामने मौजूद एक नाली में जा गिरती है। एंजो यूं ही तजस्सुस में इस नाली के पीछे पीछे चल पड़ता है। चलते चलते वो एक बड़े पुल तक पहुंच जाता है, जहां से नाली का सारा गंदा पानी बाहर निकल रहा होता है। एंजो पुल के नीचे जाकर नाली और गटर की पाइपों का बगौर जायजा लेता है। वो पाइप के अंदर दाखिल होकर इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को गौर से देखता है। इसी दौरान उसके जहन में एक अनोखा और ख़तरनाक ख्याल जन्म लेता है। वो सोचने लगता है कि अगर इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाए तो शायद सामने मौजूद उस बैंक तक पहुंचा जा सकता है और यूं एक बड़ी वारदात मुमकिन हो सकती है। अगली सुबह एंजो अपने दोस्त सेबास्टियन से मिलने जाता है और उसे अपना पूरा मंसूबा बताता है। सेबास्टियन खुद भी शदीद माली मुश्किलात का शिकार होता है और उसे पैसों की अशद ज़रूरत होती है। इसीलिए वो भी एंजो के इस खतरनाक मंसूबे में शामिल होने पर आमादा हो जाता है। ताहम इस डकैती को अंजाम देने के लिए उन्हें कई महंगे आलात और कुछ हथियारों की ज़रूरत होती है, जबकि उस वक्त दोनों की जेबें बिल्कुल खाली होती हैं। पैसों का बंदोबस्त करने के लिए एंजो अपने एक पुराने दोस्त डब्बा से मिलने जाता है, मगर डब्बा के पास भी इतनी रकम नहीं होती कि वो इस मंसूबे में माली मदद कर सके। अलबत्ता वो एंजो को मारियो नामी एक चोर के बारे में बताता है, जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अगली सुबह एंजो मारियो से मुलाकात करता है और उसे पूरा मंसूबा समझाता है। वो मारियो से कहता है कि अगर ये डकैती कामयाब हो गई तो फिर उसे सारी जिंदगी छोटी मोटी चोरियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंजो का मंसूबा सुनकर मारियो पहले तो खासा कंफ्यूज हो जाता है, मगर कुछ सोच विचार के बाद वो भी इस खतरनाक खेल में शामिल होने पर राजी हो जाता है। इसी रात एंजो और मारियो उस नाली के पास पहुंचते हैं। एंजो नाली के अंदर एक नापने वाला टेप डाल देता है। फिर दोनों पाइप के अंदर दाखिल होकर उस टेप की मदद से गहराई और फासले का अंदाज़ा लगाते हैं। थोड़ी सी रियाजी करने के बाद एंजो मारियो से कहता है कि वो अमीर बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर हैं। ताहम मारियो को एक बात की शदीद फिक्र लाहक होती है। वो कहता है कि अगर डकैती वाले दिन बारिश हो गई और पाइप में पानी की सतह बढ़ गई तो उनका सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इस पर एंजो उसे यकीन दिलाता है कि वो ये वारदात सिर्फ उसी दिन करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो एंजो की बात मान लेता है और फिर सब लोग डकैती की तैयारियों में जुट जाते हैं। तहकीक के दौरान उन्हें मालूम होता है कि बैंक के अंदर मोशन डिटेक्टर नस्ब हैं, जो रात के वक्त किसी भी हरकत पर फौरन अलार्म बजा देते हैं। एंजो सबको समझाता है कि ये मोशन डिटेक्टर दरअसल हरकत नहीं बल्कि इंसान के जिस्म की हरारत को महसूस करते हैं। इसीलिए वो एक स्लीपिंग बैग से एक खास किस्म का सूट तैयार करता है ताकि जिस्म की हरारत को छुपाया जा सके। अगले दिन एंजो बैंक के अंदर जाता है और मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें लेने लगता है ताकि बैंक के अंदरूनी नक्शे को अच्छी तरह समझकर एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। इसी दौरान बैंक के गार्ड एंजो को तस्वीरें लेते हुए पकड़ लेते हैं और उसे बैंक के तहखाने में ले जाते हैं। दरअसल ये सब एंजो की एक चाल होती है, क्योंकि वो जानबूझकर तहखाने तक पहुंचना चाहता था ताकि वहां मौजूद लॉकरों को करीब से देख सके। गार्ड एंजो के कैमरे की जांच पड़ताल करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी मशकूक नहीं मिलता, क्योंकि एंजो पहले ही कैमरे का एसएसडी कार्ड निकाल चुका होता है। कोई सबूत न मिलने पर गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। बाद में एंजो अपने साथियों के पास वापस आता है और उन्हें बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाता है, जो उसने इन तस्वीरों की मदद से तैयार किया होता है। वो सबको बताता है कि वो तहखाने के रास्ते बैंक में दाखिल होंगे, क्योंकि तमाम लॉकर वहीं मौजूद हैं। ब्लूप्रिंट मुकम्मल होने के बाद वो एक साइकिल के जरिए नाली और बैंक के दरमियान का फासला नापते हैं। साइकिल के टायर पर एक निशान लगाकर वो नाली से बैंक तक साइकिल चलाते हैं और टायर के घूमने की तादाद गिनकर दुरुस्त फासला मालूम कर लेते हैं। अगले दिन एंजो मुख्तलिफ हिसाब किताब के बाद उस जाविये का तयन करता है जिस जाविये पर सुरंग खोदने से वो सीधा बैंक के अंदर पहुंच सकते हैं। इसी दौरान एंजो मारियो को ये भी समझाता है कि जो रकम वो चुराएंगे उसका बैंक के पास इंश्योरेंस मौजूद है, यानी आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस रात वो सब नाली के नीचे जाते हैं और पाइपलाइन के अंदर एक सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो एल्बर्टो नामी एक शख्स को भी अपने मंसूबे में शामिल कर लेते हैं, जो डकैती के बाद फरार होने में उनकी मदद करेगा।
इतनी सारी तैयारियों के बावजूद उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बैंक के अंदर मौजूद तमाम लॉकर कैसे खोले जाएं। बैंक में कुल 400 लॉकर होते हैं और अगर एक लॉकर खोलने में 1 मिनट लगे तो तमाम लॉकर खोलने में 6 घंटे दरकार होंगे। अगले दिन मारियो बैंक की एक दूसरी ब्रांच में जाता है, अपने नाम से एक लॉकर लेता है और उसे खोलते वक्त पूरे सिस्टम को गौर से समझता है। इसके बाद मारियो और उसके साथी एक वैन चोरी करते हैं जिसे वो डकैती के बाद फरार के लिए इस्तेमाल करने वाले होते हैं। फिर वो एल्बर्टो के घर के बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है और उनसे सवाल जवाब शुरू कर देती है, क्योंकि वैन सड़क के बीच खड़ी होती है। इससे पहले कि पुलिस को शक हो, एल्बर्टो अपनी बीवी के साथ बाहर आ जाता है और पुलिस को बताता है कि ये सब उसके मेहमान हैं और उसका इंतजार कर रहे थे। उस रात वो दोबारा नाली में जाकर सुरंग की खुदाई शुरू करते हैं, मगर चंद घंटों बाद उनकी ड्रिल मशीन खराब हो जाती है और काम रुक जाता है। ये देखकर मारियो बहुत गुस्से में आ जाता है और सबको बताता है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी इस काम में लगा चुका है और अब मजीद पैसे नहीं लगा सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है तो गुफ्तगू के दौरान उसके जहन में एक नया आइडिया आता है। अगली सुबह वो मारियो के घर जाता है और उसे अपना नया मंसूबा बताता है। एंजो कहता है कि वो बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में लूटेंगे। उसका मंसूबा ये होता है कि वो दिन के वक्त मरकजी दरवाजे से बैंक में दाखिल होंगे ताकि बैंक स्टाफ और पुलिस को लगे कि ये एक आम सी वारदात है। जब पुलिस बैंक के बाहर उनका इंतजार कर रही होगी तब वो लोग सुरंग के रास्ते बैंक से बाहर निकल जाएंगे और जब तक पुलिस को सुरंग का इल्म होगा वो बहुत दूर जा चुके होंगे। मारियो को एंजो का ये मंसूबा बहुत पसंद आता है और वो इसे मान लेता है। डकैती वाले दिन सब लोग अपने हाथों पर ग्लू लगा लेते हैं ताकि उंगलियों के निशानात छुप जाएं। एंजो सुरंग खोदने के लिए नाली में जाता है जबकि बाकी टीम चुपके से बैंक में दाखिल हो जाती है। अंदर जाकर वो मास्क पहन लेते हैं और बैंक में मौजूद तमाम ग्राहकों को यरगमाल बना लेते हैं। बैंक का गार्ड ये सब कुछ कैमरों में देख लेता है और फौरन पुलिस को इत्तला दे देता है। मारियो कैशियर के पास जाकर उसे एक बैग में पैसे भरने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ एल्बर्टो बैंक की पार्किंग में जाकर अंदर से गेट बंद कर देता है। चंद ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर पहुंच जाती है और पूरे इलाके को घेरे में ले लेती है। ये सब देखकर एंजो एक यरगमाल शख्स को बंदूक की नोक पर लेकर बैंक से बाहर आता है और पुलिस को धमकियां देने लगता है। वो कहता है कि अगर किसी ने भी बैंक के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। कहानी यहाँ मजीद सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है, जहाँ हर लम्हा फैसलाकुन साबित होता है। एंजो पुलिस को ललकारते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी ज़बरदस्ती बैंक के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो वो अंदर मौजूद तमाम यरगमालियों को मार डालेंगे। इस धमकी के बाद बैंक के अंदर फिजा मजीद खौफनाक हो जाती है। इधर मारियो ने भी एक यरगमाल शख्स को बंदूक की नोक पर ले लिया और बैंक के एक गार्ड को हुक्म दिया कि वो कमरे से बाहर आ जाए। इब्तिदा में गार्ड ने इनकार किया, लेकिन मारियो की मुसलसल धमकियों और सख्त लहजे के आगे वो घबराकर बाहर आ गया। यहाँ मारियो ने उस गार्ड से उसकी बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले उसका मोबाइल फ़ोन भी अपने पास रख लिया ताकि अगर पुलिस को उस गार्ड से राब्ता करना हो तो इसी फ़ोन के ज़रिए किया जा सके। गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने बैंक के तमाम सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए ताकि किसी भी सूरत में उनके खिलाफ कोई सबूत महफूज न रह सके। दूसरी तरफ एंजो बैंक के तहखाने में पहुंचा और वहां रखी हुई एक बड़ी अलमारी को एक तरफ हटा दिया जिसके पीछे सुरंग का रास्ता छुपा हुआ था। इसी दौरान सेबास्टियन भी अपना काम मुकम्मल करके सुरंग के रास्ते बैंक के अंदर पहुंच जाता है। अंदर आते ही एंजो और सेबास्टियन बैंक की पार्किंग में जाते हैं और एक गाड़ी की डिग्गी खोलकर उसमें से एक खास मशीन निकालते हैं। इसके बाद ये दोनों सीधा लॉकर रूम की तरफ बढ़ते हैं और वहां इस मशीन को जोड़ देते हैं। दरअसल सेबास्टियन एक सिविल इंजीनियर था और उसने खुद एक ऐसी मशीन तैयार की थी जो बैंक के लॉकरों को सिर्फ 7 सेकंड में खोल सकती थी। टीम के तमाम अफराद ने अपनी घड़ियों में टाइमर सेट कर लिया और इधर एंजो और सेबास्टियन तेजी से लॉकर तोड़ने में मसरूफ हो गए। इसके बाद मारियो कप्तान से कहता है कि वो इस शहर की मेयर से उसकी बात करवाए। कप्तान जवाब देता है कि मेयर को बैंक तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इधर दूसरी तरफ एंजो और सेबास्टियन अब तक कई लॉकर खोल चुके होते हैं जिनमें बेशुमार रकम और खासी मिकदार में सोना मौजूद होता है। बैंक के बाहर पुलिस इन डाकुओं को पकड़ने की मंसूबाबंदी कर रही होती है, क्योंकि पुलिस को अब भी यही लग रहा होता है कि ये महज एक आम सी डकैती है और तमाम चोर बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसी सोच के तहत कप्तान दोबारा मारियो को फ़ोन करता है और उसे हथियार डालने की पेशकश करता है।
कप्तान कहता है कि अगर वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें तो उन्हें एक सरकारी वकील फराहम किया जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें और उनके साथियों को बहुत कम सज़ा मिल सकती है। मगर मारियो इस पेशकश को ठुकरा देता है और कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसी दौरान हम एक बूढ़ी खातून को देखते हैं जिनकी सालगिरह होती है। जब मारियो को इस बात का इल्म होता है तो वो उस खातून को एक चॉकलेट देता है और सालगिरह के तोहफे के तौर पर उसे बैंक से बाहर जाने की इजाज़त दे देता है। कुछ ही देर बाद मेयर खुद बैंक के बाहर पहुंच जाता है। जब पुलिस मारियो की मेयर से बात करवाती है तो मारियो उसे सख्त और गंदी गालियां देने लगता है। उसके बाद मारियो कप्तान से कहता है कि अब वो किसी वजीर या मेयर से नहीं बल्कि सिर्फ अपने वकील से बात करना चाहता है। जब कप्तान मारियो से उसके वकील का नंबर मांगता है तो मारियो एक यरगमाल शख्स का नंबर दे देता है। जैसे ही कप्तान उस नंबर पर कॉल करता है, मारियो अपनी आवाज़ बदलकर खुद ही उससे बात करने लगता है। दरहकीकत मारियो ये सब जानबूझकर कर रहा होता है ताकि इसके साथियों को मज़ीद वक्त मिल सके। उधर दूसरी जानिब एंजो और बाकी लोग लूट का सारा माल सुरंग के ज़रिए मुंतकिल करने में लगे होते हैं, जबकि मारियो बैंक के अंदर पुलिस और यरगमालियों को संभाले रखता है। कुछ देर बाद हम पुलिस के कप्तान को देखते हैं जो मारियो के वकील यानी उसी यरगमाली के नंबर पर दोबारा कॉल करता है, मगर चूंकि मारियो ने फ़ोन बंद कर दिया होता है इसलिए कप्तान को शक होने लगता है। इसी लम्हे कप्तान की नज़र बैंक के बाहर मौजूद नाली पर पड़ती है और अब उसे समझ आ जाता है कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता भी मौजूद है। उधर बैंक के अंदर चोर लूट का सारा सामान एक कश्ती में भर चुके होते हैं। इसके बाद एंजो अपने तमाम हथियार बैंक की तिजोरी में छोड़ देता है। यहाँ ये इंकशाफ होता है कि दरअसल ये तमाम हथियार नकली थे, क्योंकि एंजो किसी को भी ज़ख्मी या कत्ल नहीं करना चाहता था। इसके बाद मारियो तमाम यरगमालियों को बैंक की पहली मंजिल पर बंद कर देता है और फिर एंजो के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब यरगमालियों को ये एहसास होता है कि चोर जा चुके हैं तो वो फ़ौरन अपने फ़ोन उठाकर बाहर मौजूद अपने घर वालों को कॉल करने लगते हैं। जैसे ही कप्तान को पूरी हकीकत समझ आती है, वो एक टीम को बैंक के मरकज़ी दरवाजे से अंदर जाने का हुक्म देता है और दूसरी टीम को नाली के रास्ते आगे बढ़ने को कहता है। दूसरी तरफ हम मारियो को देखते हैं जो एंजो के साथ मिलकर सुरंग की खुदाई के तमाम निशानात मिटा देता है और तेज़ी से अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि एंजो और उसके साथी इस डकैती की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दरअसल एंजो को पहले ही अंदाज़ा था कि पुलिस ये समझ लेगी कि वो सब नाली के रास्ते फरार होंगे, इसीलिए एंजो और उसके साथियों ने नाली में एक छोटा सा बंद बनाया था ताकि पानी का बहाव दूसरी सिमत मोड़ा जा सके और वो अपनी मोटर बोट के जरिए उस तरफ निकल सकें। ताहम चंद महीनों बाद एल्बर्टो की बीवी को पता चलता है कि उसके शौहर का एक और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में आकर वो सीधी पुलिस के पास जाती है और पूरा मंसूबा उन्हें बता देती है। जैसे ही पुलिस को सब कुछ मालूम होता है, वो एक एक करके तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लेती है और उनका सारा पैसा जब्त कर लेती है। इसके बाद हम 7 महीने बाद की कहानी देखते हैं, जब एंजो जेल से रिहा हो रहा होता है और मारियो एक महंगी गाड़ी में जेल के बाहर उसे लेने आता है। यहाँ ये राज खुलता है कि एंजो ने पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर वो पकड़े भी गए तो उन्हें कम सज़ा मिलेगी, क्योंकि डकैती के दौरान उन्होंने नकली हथियार इस्तेमाल किए थे और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। इसी वजह से अदालत उन्हें सिर्फ 7 महीने की सज़ा सुनाती है। मजीद ये कि बैंक के पास चोरीशुदा रकम का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। तफ्तीश के दौरान पुलिस को सिर्फ चंद मिलियन डॉलर ही मिलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि चोर लूट का एक बड़ा हिस्सा छुपा चुके थे और यूं आखिरकार एंजो और इसके तमाम साथी जेल से आज़ाद हो जाते हैं और चोरी के पैसों से एक पुरसुकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।